बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। वजीर आला पंजाब के हलफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट ने जो दरखास्तें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिस हुक्मनामे के मुताबिक कि जुमा 4 बजे असम्बली का इजलास तलब किया जाए और फौरी तौर पर जो मुनहरिफ अरकान हैं उन्हें निकाल कर दोबारा से इस मामले पर वोटिंग करवाई जाए, इस मामले पर गिनती करवाई जाए। अगर हमजा शहबाज अख्तर साबित ना कर सके तो फिर दोबारा से पोलिंग करवाई जाए। क्या इस सूरत हाल के बाद पंजाब का आईनी जो बहरान है वो खत्म हो जाएगा? क्योंकि कल ही फौरी तौर पर यह कहा गया है कि इजलास बुलाया जाए और इजलास जब तक खत्म ना करें जब तक ये मामला क्लियर ना हो जाए। इसके अलावा प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना का एक और स्कैंडल सामने आ गया। मजीद 3 घड़ियां फरोख्त किए जाने का इल्जाम सामने आया। सहाफी ने सवाल भी किया इमरान खान साहब से अब से कुछ देर पहले, जिस पर इमरान खान साहब ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। फवाद चौधरी साहब का इस पर जरूर मौक़िफ़ आया। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि घड़ियां बेचने से ज्यादा अजीब है कि मुल्क का वजीर आजम 16 अरब रुपए की करप्शन में मुलविस हो। उन्होंने ये भी कहा कि घड़ियां बेचना है, जिसकी घड़ी है वो चाहे बेचे फेंके रखे, दूसरा कौन होता है इस मामला में बोलने वाला? ये फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ सामने आ रहा है। तो क्या ये मामला हल हो जाएगा जो इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाने के स्कैंडल सामने आते जा रहे हैं? इसके अलावा प्रोग्राम के आखिर में बात होगी सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट का इजलास हुआ है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन को दोहरी शहरियत से रोकने का बिल पेश किया गया है। और इस पर जो वहां पर डिस्कशन हुई, मुख्तलिफ सेनेटर्स ने कहा, सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि नौकरियां पाकिस्तान में करते हैं हमारे सरकारी मुलाजमीन, कारोबार बैरून मुल्क में करते हैं और फिर रिटायर होने के बाद में शिफ्ट भी बैरून मुल्क हो जाते हैं। तो क्या दोहरी शहरियत पर पाबंदी होनी चाहिए सरकारी मुलाजमीन की? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्जियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्जियाकार अमीर अब्बास साहब और सीनियर तज्जियाकार कमर चीमा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, अदालती फैसला आ गया हमजा शहबाज साहब के जो हलफ से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तें थी उस पर, क्या आप समझते हैं कल तक पंजाब में जो आईनी बहरान है वो खत्म हो जाएगा? आईनी बहरान भी है और सियासी बहरान भी है। सियासी बहरान इस तरह से है कि दो पार्टीज हैं जो कि आमने सामने खड़ी हैं और आईनी इस तरीके से है कि वही अदालत, एक अदालत फैसला देती है कि हलफ ले लिया जाए और वज़ीर आला अपॉइंट कर दिया जाए और उसी अदालत का एक और बेंच जो है वो ये फैसला देता है कि इलेक्शन दोबारा होगा। ये काबिल कबूल नहीं है। पहले अपना कॉन्फिडेंस शो करेंगे और अगर वो इतने वोट नहीं ले सकते तो फिर दोबारा इलेक्शन होगा। डी नोटिफाई होंगे, डी नोटिफाई होने के बाद दोबारा इलेक्शन होगा और ये कल ही के दिन में कहते हैं कि सब कुछ करना है। अच्छा, अब ये अजीब सी एक चीज़ है कि जब इतना टाइट स्केड्यूल है और ये पता है कि शायद कुछ पीटीआई के लोग जो हैं हाउस मुकम्मल नहीं है, कुछ जी। लोग ऑफ हैं, कुछ लोग गए हुए हैं। आपको पता है ऐसे मामले में तो वो जो कोविड वाले थे उनको भी ले आते थे सेनेट के अंदर वोट डलवाने के लिए, यानी वो ऑक्सीजन लगी हुई है और सारा कुछ। तो इस हालत के अंदर इस उजलत की क्या ज़रूरत थी? ये सवालात खड़े करता है और मेरा ख्याल है कि इस फैसले के बाद जो फ़ायदा है वो पीएमएलएन को होने जा रहा है अगर ये मामला इसी तरीके से चलता है। लेकिन होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट शायद इस पे स्टे दे दे और सुप्रीम कोर्ट अगर स्टे दे देता है तो फिर मामला उसी तरीके से आईनी और सियासी बहरानों के बीच में ही फंसा रहेगा। मुझे यूँ लगता है कि जिस तरह भी होगा कोई साइड भी गिव इन करने के लिए तैयार नहीं है, ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर। और इस वजह से अल्टीमेटली अभी हो, 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, ये बहरान ऐसे ही चलेगा, इसी तरीके से कभी एक अदालत, कभी दूसरी अदालत और ये मामला जब ऐसे चलेगा तो फिर इलेक्शनों पे ही बात जाएगी। और जो ही पंजाब का इलेक्शन अनाउंस होगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि शायद सेंटर में भी फॉरेन इलेक्शन का या ये गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी जाए। तो ये मामलात उस तरफ जा रहे हैं और गालिबन एक क्लियर कट सियासी मैंडेट जो होना चाहिए पंजाब के अंदर वो इस वक्त चूँकि नहीं है और आईनी हीलो बहानों से हुकूमत को कंटिन्यू करने की कोशिश की जा रही है या उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि इन दोनों सूरतों के अंदर हमें नज़र आता है कि ये मामला टला नहीं है, ये और जारी रहेगा। दूसरी एक और चीज़ क्विकली ऐड कर दूँ। जी। देखिए, मुझे पता नहीं क्यों इंक्रीजिंगली लगता है कि जो सेंटर वाली गवर्नमेंट है हमारी, जो शहबाज शरीफ साहब की सेंटर में जो गवर्नमेंट है, ये भी मुझे रोज़ बरोज़ कुछ तितर-बितर होती नज़र आती है। इसके अंदर भी वो जो एश्योरेंस होनी चाहिए, उनके पाँव के जमा हुआ पाँव होना चाहिए, कदम जमे हुए होने चाहिए। मुझे वो जमे हुए कदम नज़र नहीं आते। ऐसे लगता है कि जैसे एक गू-मगो की कैफ़ियत है कि पता नहीं क्या होने वाला है। शायद उसका तल्लुक पंजाब से ही हो, लेकिन मामलात मेरे हिसाब से आहिस्ता-आहिस्ता इलेक्शनों की तरफ जा रहे हैं, जनरल इलेक्शन की तरफ।
ठीक, सज्जाद मीर साहब, अदालती फैसला सामने आ गया, तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया, क्या इस फैसले के बाद पंजाब का आईनी बहरान खत्म होता देख रहे हैं आप? नहीं, जब तक तहरीक इंसाफ और उसका बयानिया, यानी जो इमरान खान का बयानिया वो मौजूद है, जब तक वो ये बहरान हल नहीं होगा। उनका तो ये कहना है, देखिए वो खुश हुए थे जब ये फैसला आया था कि आपकी दरखास्तें कबूल कर दी गई हैं, तो उन्होंने खुशी मनाई थी और सबके बयान आए थे, हत्ता के उनके वकील के बयान आए थे, हत्ता के लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है पंजाब में इनके महमूद रशीद, उनके बयान आए थे कि ये गोया हक व इंसाफ की फतह है। लेकिन जब डिटेल पढ़ी तो उनका ये तो मारे गए। और अब वो परवेज इलाही भी ये कर रहे हैं, इमरान खान भी बयान दे रहे हैं, सारे फवाद चौधरी वगैरह तो खैर ठीक है, जो भी उन्होंने तो देने ही थे, वो बयान दे रहे हैं कि जैसे ये एक प्रॉब्लम पैदा हो गया है। अच्छा, अब अदालत के पास और क्या तरीकाकार? एक आपने पहले एक गवर्नर रखा, गवर्नर ने हालत नहीं उठाया, हर एक क्राइसिस पैदा किया और सदर ने उस पर कुछ एंडोर्स भी किया कई बातों को। ये सारी चीज़ें देखा जाए तो क्या इसका देखा। और जब वहाँ इलेक्शन कराने की बात हुई तो वहाँ एक गुंडागर्दी शुरू हो गई, और गुंडागर्दी शुरू हो गई तो इधर उन्होंने शायद पुलिस का इस्तेमाल कर दिया, वो भी कोई गड़बड़ हो गई। तो ये सारी सूरत हाल थी, तो उस पर अदालत को बहरहाल ये करना पड़ा कि आप इलेक्शन जो है करवाएं और इलेक्शन करवाने पड़े। अब आप ज़रा सी बात पर अदालतों के पास जाते हैं और ऐसा क्राइसिस पैदा करते हैं जो ना कोई हल होने वाला नहीं होता है। अब आप इस इंतजार में थे कि हमजा शहबाज को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा और उसके डी नोटिफाई करने के बाद एक वैक्यूम पैदा होगा, हमें चंद दिन दिए जाएंगे, ये 10 दिन देने की बात भी अजीबोगरीब है, तो फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, उस तारीख को ले जाओ जिस तारीख को ये बात हुई है। आप कहते हो कि ये बंदे निकाल दिए जाएं तो उनको अक्सरियत हासिल नहीं है। अक्सरियत हासिल नहीं होती तो आप जो सेकंड इलेक्शन जो आइन में लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, वो कर लें और उसी दिन कर लें और अगले दिन हलफ उठा लें। यानी ये कहने का मतलब ये कि कोई गैप ना रहे, हमें कुछ करना ना पड़े। फिर उन्होंने फैसला किया कि जो अभी तक हमजा शहबाज शरीफ ने या इस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने किया है उसको हम गोया कंडोन करते हैं, उसको हम एमेनिटी देते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये जो कुछ हुआ है इसको लीगल सेंसिटिविटी असर है। अच्छा, ये इन फैसलों में ये हुआ करता है और ऐसे ही हुआ करता है, ऐसे ही हुआ है। अब तहरीक इंसाफ का तो ये कहना है कि इस किस्म की बात की ना जाए, हमजा शहबाज को निकाल दिया जाए, हमें कुछ वक्त दिया जाए, फिर हम हमारा बंदा जो कि जिसने इस्तीफा दे दिया था, जिसके इस्तीफे की वजह से ये इलेक्शन हुए थे, उसको खड़ा कर दिया जाए और उसके बाद, तो ये तो मुमकिन नहीं था जी। अदालतें ऐसे तो कर नहीं सकती। अब ये इलेक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये जो होना है कि इसके बाद पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शनों के बाद फैसला हो जाएगा कि असल मेजॉरिटी किसको हासिल है। इसमें तहरीक इंसाफ चाहती है होगी कि उसका कोई अपर हेड अब आ जाए तो वो उसको इस्तेमाल कर सके। वो नहीं आता तो वो इस इलेक्शन के और इस पूरे प्रोसेस के, इस पूरे फैसले के एक तरह के खिलाफ एक अब उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी है। पहले वो तो कुछ थे, फिर जब उनको डिटेल मालूम हुई तो बयानबाजी शुरू कर दी गई। अब मसला ये है कि अदालत के पास और ऑप्शन क्या था। यानी मैं ये अदालत का फैसला बड़ा आइडियल है, बड़ा उम्दा है, बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके बाद ऑप्शन छोड़ा ही कुछ नहीं है। पहले भी जो फैसले अदालत ने किए, पंजाब सुप्रीम कोर्ट के पास उन्होंने कहा पंजाब जाओ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसले तो करती है लेकिन कुछ फैसलों कहती जाओ पंजाब हाई कोर्ट के पास जाओ। अब पंजाब का हाई कोर्ट एक को आपने एक मुश्किल में फंसा दिया यहाँ, और उस मुश्किल से निकलने के लिए जो वो फैसले करता है और उसको अमेंड करने की जो करता है, वो जाहिर है कि उसे लीगैलिटी देनी है अपने इकदाम की। पहले अगर कहा गया कि ये स्पीकर जो है कौमी असेंबली के वो हल्फ लें, तो अब ये तो नहीं हो सकता है कि वो कहें सब वो कालअदब हो गया, सब गलत हो गया, सब ठीक था। और वो जो एक चीमा साहब थे गवर्नर चंद दिनों के, वो ठीक कह रहे थे, ये तो होगा नहीं। तो ये सारी सूरत ऐसी है कि इस बहरान का टलना जो है फौरी तौर पर वो कोई दिखाई नहीं देता। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट है। शहजाद चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं अमीर अब्बास साहब की तरफ जाता हूँ। हाँ, मैं क्विकली कह रहा हूँ, कल हमने डिस्कस किया और जिसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अदालत जो है उसको वो कॉमन सेंस, लॉ हमारा कॉमन सेंस पे बेस्ड है। कॉमन सेंस कहता है कि आज मिसाल के तौर पे ये कल यकम है, 17 को आपके यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, ज़िमनी इलेक्शन, उसके बाद हाउस कंप्लीट हो जाएगा। जब हाउस कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिकली जो मेजॉरिटी वाला होगा बंदा, उसकी पोजीशन बाजी हो जाएगी। तो ये 15 दिन की इतनी जल्दी किस लिए पड़ी है? 17 तारीख तक तो इंतजार कर लेते, फिर सामने हर चीज़ वाजे होकर सामने आ जाती। किसको किस चीज़ पे शक है कि शायद वो इतनी सीटें ना ले पाए?
तो अगर इस किस्म का शक है तो फिर अभी जो मेंबरान है इन्हीं के साथ फैसला करना चाहते हैं। ये अजीब सी कुछ चीज़ है और अदालत ने इस चीज़ को माना, मेरे लिए ये बहुत अचंभे की बात है। राइट। अमीर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं, जो अदालती फैसला सामने आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान कर चुकी है, आप क्या समझते हैं अब आईनी बहरान पंजाब का जो इस वक्त चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा कल या परसों तक, अगले 2-3 दिन में? जवाब आईनी बहरान तो खत्म हो जाएगा, लेकिन सियासी बहरान खत्म। सियासी बहरान इसलिए नहीं होगा क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो भी सूरत हाल बनती है कल 4 बजे, उसके बाद अगला मामला होगा 17 जुलाई का, जिसका पहले जिक्र हो चुका है। और इस वक्त हमजा शहबाज खड़े हैं 177 वोट्स पे, जबकि पीटीआई और पीएमएलक्यू खड़े हैं 173 पर। जब ऐवान मुकम्मल हो जाएगा 371 का 20 ज़िमनी इलेक्शन के बाद, तो फिर 186 का मैजिक नंबर है। अब उस 186 के मैजिक नंबर को पूरे करने के लिए हमजा शहबाज को चाहिए सिर्फ 9 वोट्स और पीटीआई को चाहिए 13 वोट्स। सो ये 20 सीटों में से जो अगर हमजा शहबाज ने यानी नून लीग ने 9 सीटें जीत ली, तो फिर हमजा शहबाज के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लाई जा सकेगी। अगर पीटीआई ने 13 सीटें जीत ली, तो जो फैसला लाहौर हाई कोर्ट का आज आया है, इस फैसले की कोई हैसियत या वक़्त बाकी नहीं रह जाएगी। यानी इस फैसले के बाद जो भी कुछ होगा उसको तब्दील किया जा सकेगा पंजाब असेंबली के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए। क्या 13 सीटें तहरीक इंसाफ हासिल कर सकती है या नहीं, ये है असल सवाल, और इसका जवाब बहुत मुश्किल है। हुकूमत पूरे वसाइल के साथ कोशिश कर रही है और कहीं और से भी कोशिश हो रही है कि किसी तरह 10 से ज्यादा सीटें तहरीक इंसाफ हासिल ना कर सके। अगर आप पंजाब में इमरान खान साहब के बयान देखें तो वो 13 सीटें 12 सीटें हासिल कर सकते हैं, लेकिन शायद वो हासिल ना कर पाए। सो अगर वो हासिल नहीं करेंगे तो जाहिर बात है हमजा शहबाज के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लाई जा सकेगी। अब हमजा शहबाज को हटाने के फिर 2 तरीके रह जाएंगे तहरीक इंसाफ के पास। एक तो ये कि जो आजाद लोग हैं, उन आजाद लोगों को तहरीक इंसाफ अपने साथ मिला ले, जैसे पहले आजाद लोग उस्मान बुज़दार साहब के साथ थे, जो कि मुश्किल होगा क्योंकि हमजा शहबाज की तरफ से भी उनको ल्यूक्रेटिव पैकेज दिया जाएगा। जी। हमारे यहाँ सियासतदान जब फैसला करते हैं किसी के साथ इत्तेहाद का या इत्तेहाद न करने का, तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत करते हैं, उसूलों की बुनियाद पर नहीं करते। सो अगर हमजा शहबाज की तरफ से आजाद लोगों को ज्यादा ऑफर दे दी जाती है तो वो हमजा शहबाज को वोट देंगे। दूसरा तरीका यह है कि जो पीएमएलएन के नाराज लोग हैं, जैसे जलील शरकपुरी है, 4 से 5 लोग जो नाराज हैं, अगर वो एब्सटेन कर देते हैं हमजा शहबाज के इलेक्शन में, तो क्या एब्सटेन करना मुनहरिफ होने के जुमरे में आता है या नहीं आता, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हमें बता सकता है, लेकिन अब मुनहरिफ होने का तो कोई इम्कान बाकी नहीं रहा। ना पीएमएलएन के लोग मुनहरिफ हो सकते हैं, ना पीटीआई के लोग मुनहरिफ हो सकते हैं। सो एब्सटेन करे अगर कोई, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये बहरहाल एक सवाल मौजूद है। लेकिन जो आज फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट का, ये फैसला बज़ाहिर हमजा शहबाज की कामयाबी है, ये उनकी जीत है। तहरीक इंसाफ के साथ लाहौर हाई कोर्ट में एक तरह से हाथ हो गया है। गए तो वो इस उम्मीद के साथ थे कि ये हल्फ गलत कोई ऐसा फैसला होगा कि जिससे किसी न किसी तरह से तहरीक इंसाफ या क्वाफ लीग वापस इनका अलायंस पावर में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन और अगर ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई फैसला इनके हक में आएगा, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उन्होंने उसके अंदर सिवाय एक आध बात के, जिस पे हम इख्तलाफ कर सकते हैं, जो कि फैसला पब्लिक डोमेन में है, सिर्फ एक आध बात के, बाकी जो फैसला है वो तकरीबन लॉजिकल। बिल्कुल ठीक है अमीर अब्बास साहब, आपका पॉइंट आया। कमर चीमा साहब, आप क्या समझते हैं, अदालती फैसला आने के बाद क्या पंजाब का आईनी बहरान खत्म हो जाएगा? देखिए, मुझे तो नहीं लगता ये बहरान जो है वो खत्म होगा, लेकिन बहुत सारे हम लोग तनकीद करते हैं इस फैसले के ऊपर और इसके आगे क्या हो सकता है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, क्या ये पॉलिटिकल क्राइसिस है, ये क्या है। देखिए, मेरे ख्याल से हाई कोर्ट के पास एक ये चीज भी देखने को होती है कि ये 12 करोड़ का सूबा है और आप इसको हवा में नहीं छोड़ सकते कि 12 करोड़ का सूबा जो है
वो किस तरह गवर्न करेगा। सो एक तो जो उन्होंने वो पैटर्न दिया है, मैं समझता हूँ कि वो कि जी कल ही वोट हो, काउंट हो, परसों जो है दोबारा हल्फ हो, तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक मुनासिब चीज़ ही मैं इसको कहूँगा, ताकि गैप ना आए। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला ये है, जिस तरह हमज़ा, शहबाज शरीफ को प्रॉब्लम ये हुआ कि उनके पास कैबिनेट नहीं थी, वो मामलात नहीं चला सकते थे। तो हमारे जितने मसाइल हैं, जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, जो इकोनॉमी के इश्यूज हैं, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो वो इससे जरूर मुतासर होते हैं। दूसरी बात यह है कि पीटीआई को पता था इस चीज का फैसला आने वाला है, तो लोगों का यहाँ मौजूद होना जरूरी है। इसमें तो कोई बात नहीं है कि जी आम हमारे लोग मौजूद नहीं है। हाँ, थोड़ा अगर इसमें ज्यादा अच्छा ये था कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात है, इनका फैसला देख लिया जाता तो शायद ज्यादा अच्छी पिक्चर आपके सामने आ जाती, एक प्रॉपर शायद जेन्युइन तरीके से चीजें एक और बड़ी क्लियर पिक्चर आ जाती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हाई कोर्ट का फैसला इस सेंस में जरूर अच्छा है कि एटलीस्ट पाकिस्तान में गवर्नेंस का इशू कोई ना हो, एटलीस्ट स्टेबिलिटी नजर आए। कि अगर ये पिछला जो 16 अप्रैल वाला जो था वोट था, वो अगर उसको उन्होंने सही नहीं करार दिया, तो एटलीस्ट गवर्नेंस के मामला खराब ना हो, या इकोनॉमिक इश्यूज ना हो, या ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपना कलम ना छोड़ दे कि अब क्या फैसला करना है, हमजा शहबाज रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन लार्जली अगर जो ज़िमनी इंतखाबात है उनको देख लिया जाता, तो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अच्छी होती, ज़्यादा क्लियर होती। और मेरा ख्याल है ये जो सवालात थे शायद ये बहुत ज़्यादा ये भी ना उठते। अब सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल सुप्रीम कोर्ट उतनी एक्टिव होगी जितनी सुप्रीम कोर्ट फेडरल के मामलात को लेकर के थी, जिस तरह उस वक्त डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी। सो सुप्रीम कोर्ट जो है वो शायद इसमें वो एक्टिव ना हो, जिस तरह पीटीआई चाहती है कि अदालतें फौरन एक्टिव हो जाएं और जिस तरह का वो इंसाफ चाहते हैं उनको मिले। मेरा ख्याल है इस तरह जो है वो मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा, और शायद जारी बात है जो लग रहा है कि हमजा शहबाज दोबारा जो है वो सीएम हो जाएंगे और अपनी पोजीशन जो है एक ठप्पा उनके ऊपर और लग जाएगा कि नाउ ही इज सर्टिफाइड सीएम। राइट, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। अब ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर तोशाखाना इल्ज़ामात की जद में है। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर तोशाखाना इल्ज़ामात की जद में हैं और इस बार उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 3 घड़ियाँ फ़रोख्त की जिनकी मालियत 15 करोड़ से ज़ायद बताई जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का इस पर यह मौक़िफ़ सामने आया कि घड़ियाँ बेचना अजीब नहीं है, मुल्क का वज़ीर आज़म 16 अरब की करप्शन में मुलविस निकले, ये ज़्यादा अजीब है, 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग करे, ये ज़्यादा अजीब है। क्या मामला हल हो जाएगा ये तोशाखाना का जो इमरान खान साहब पर बार बार इल्ज़ामात लग रहे हैं? सज्जाद मीर साहब देखिए, मामला तो होगा उस वक्त जब इसको कोर्ट में ले जाया जाएगा। पहले आपने जरदारी के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ मुकदमा तोशाखाना के कोर्ट में लेके गए थे, ये भी ले जाइए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसमें फर्क क्या पड़ता है? असल में मसला ये है कि इमरान खान दलील अजीब देते हैं। वो कहते हैं डीएचए वाले प्लाट देते हैं, हम उसको महंगे पैसों में बेच देते हैं, तो वो कौन होते हैं पूछने वाले? हमारा प्लाट है, जितने पे चाहे बेचें। अब फवाद चौधरी ने भी कोई ऐसी मिसाल दी है, ऐसा ही कहा है कि उसकी चीज़ है जिसको चाहे बेचते और खत्म हो जाएगी बात। ऐसी बात नहीं, इसमें 2-3 बातें हैं जो काबिल गौर है। एक तो ये है कि तय किया गया था कि तोशाखाना में जो चीज़ आती है वो रियासत की तरफ से रियासत की किसी डिग्निटरी को आती है। वो इमरान खान को तोहफा नहीं मिला था, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को तोहफा मिला था। बड़ी अभी हाल ही की मिसाल है जो बहुत कोर्ट भी की जाती है कि सैयद मुनव्वर हसन जब जमात इस्लामी के अमीर थे तो उनकी बेटी की शादी हुई। जब उनकी बेटी की शादी हुई तो बहुत ज़ाहिर है कि लोगों ने बहुत तारीफ दिए, तोहफे तारीफ दिए, और उनके बहुत ताल्लुकात भी बहुत पुराने थे लोगों के साथ। कैलकुलेट किए गए कि 55 लाख तोहफे थे। शाम को जाने से पहले बेटी से पूछा कि बेटी, एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये जो तुम्हें तोहफे मिले हैं, ये तुम्हें मिले हैं, मुझे मिले हैं, या अमीर जमात इस्लामी को मिले? तो बेटी ने ऐसा से कहा, दुल्हन बनी हुई थी, कि अमीर जमात इस्लामी को मिले। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको बैतुल माल को वापस कर दूं? तो बेटी ने हाँ कर दी और उन्होंने वो सारे पैसे जो थे, वो सारी चीज़ें जो थी, जमात इस्लामी के बैतुल माल को दे दी। बात यह है कि रियासत जो तोहफा देती है वो रियासत को देती है, और तय ये किया गया कि वो तोशाखाना में जाएगा, और अगर वो शख्स खरीदना चाहे तो इतने % पैसे दे के वो उसको खरीद लेगा। वो 20% थे, इमरान खान ने 50% कर दिए। लेकिन उससे भी ज्यादा बात ये की कि खुद उसको बेच दिया और बेचने के बाद 20% जमा करा दिया। यानी कि इल्जाम एक ये है कि बेचा पहले, जमा बाद में कराया। यानी एक ही दिन की तारीख है दोनों की शायद।
और ये है कि वो तोहफे कभी तोशाखाना में आए नहीं, उनके रिकॉर्ड में नहीं मौजूद हुए। और दूसरी बात है कि ये इस तरह बेचे गए, वो घड़ियां इस तरह बेची गई, सब घड़ियों का ये इल्जाम है कि जिसने तोहफे दिए थे उसने खरीद ली। इससे जो रियासत की बदनामी ये नहीं, रियासत उन्होंने जो तोहफा दिया था इसलिए नहीं दिया था कि ये 15 लाख का या 2 लाख का या 2.5 लाख का है या 50 लाख की घड़ी है जो मैं एक शख्स को दे रहा हूं, बल्कि ये दिया था कि मैंने एक हेड ऑफ स्टेट को जो तोहफा दिया है। आप वो तोहफा गलियों बाजारों में ले आते हैं, ऊंचा बाजार में उसको नीलाम कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने क्या किया है, क्या कोताही की है। तो कोताही तो आपने की है, इसकी अब क्या लीगल पहलू क्या होता है कि आपने सचमुच उसको 20% पे लिया था, क्या लेने से पहले, बेचने से पहले अपने पास रखा था, क्या इससे जब पाकिस्तान की बदनामी हुई उसको तो अलग कर दीजिएगा। और आपने ये सारी चीजें जो थी इस नीयत के साथ देकर क्या इसका कहते हैं ये तो तब रखे जाते हैं घर कि हमें फलां ने ये तोहफा दिया था, हमारे पास ये मौजूद है। लोग मेडल रखते हैं, मेडल बेचा नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें हुआ करती हैं जो बेचा नहीं करती। तोशा खाने का केस भी इसी तरह का है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। इमरान पर बहुत से एतराज आते हैं, बहुत से इल्जाम आते हैं, लेकिन जब तक कोई इल्जाम कानूनी तौर पर साबित नहीं होता। अच्छा, वो फवाद चौधरी कहते हैं 16 अरब या कितने की करप्शन से तो बेहतर है कि आपने गाड़ियां बेच दी। अब भाई वो जो करप्शन है वो भी आपने साबित करनी है अभी। ठीक है, गाड़ियों वाला बात ठीक है सर, पॉइंट है आपका। अमीर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं, ये इमरान खान साहब एक बार फिर तोशाखाना इल्जामात की जद में आ गए, मामला हल हो जाएगा? जवाब मैं तो समझता हूं कि तोशाखाना वाला जो मामला है इसमें तो हमाम में सारे ही नंगे हैं माशाल्लाह। यानी चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो, चाहे वो शौकत अजीज हो, चाहे वो इमरान खान हो, ये सारे इस हमाम में नंगे हैं। मैं तो तवक्को ये कर रहा था कि जिस दिन इमरान खान वज़ीर आज़म बनेंगे वो ये तोशाखाने का जो डिस्क्रिमिनेटरी स्टूपिड नॉनसेंस किस्म का लॉ है जिसमें रियासत को जो तोहफा मिलता है जब कोई शख्स रियासत का नुमाइंदा बन के बाहर जाता है और वो एक डिप्टी सेक्रेटरी उसकी कीमत तयन करता है और अंडर द टेबल ये सारा का सारा घिनौना धंधा किया जाता है। ये इट्स अ डर्टी गेम। चंद लोगों के हाथों में ये सारा इख्तियार है। एक खरीदने वाला है, एक कीमत तयन करने वाला है, एक बेचने वाला है, वो सारे के सारे एक दूसरे के मातहत है, मिलकर ये सारा धंधा खेला जाता है। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की ये चीजें होती हैं। उनको ब्यूरोक्रेसी और हुक्मरान दोनों एक दूसरे के साथ हैंड्स एंड ग्लव्स होके सौदेबाजी करते हैं और ब्यूरोक्रेट भी ले लेता है और हुक्मरान भी ले लेता है। भाई तुम कौन होते हो लेने वाले? तुम्हारे बाप का पैसा ही है। जब हम किसी स्टेट फॉरेन डिग्निटरी को गिफ्ट देते हैं वो किसकी जेब से जाता है? वो आपकी और मेरी जेब से जाता है। लेकिन जो गिफ्ट बाहर से इनको मिलता है वो इनकी जेब में चला जाए, क्यों भाई? मैं तो समझता था कि इमरान खान जब पावर में आएंगे वो आते साथ इस कानून को तब्दील करेंगे और इस गिफ्ट को, इसकी ऑक्शन होगी। या तो तय कर लें कि इसको कोई नहीं खरीद सकता, बना दें आप तोशाखाने में शोकेस और वहां पे सजा के रखे इस गिफ्ट को ताया। अगर ये बिकेगा तो ये चंद लोगों को क्यों बिकेगा भाई? ठीक, क्या तुम कोई मखसूस, कोई खास को ब्राह्मण हो तुम? राइट। ये जो वजीर, मुशीर और ब्यूरोक्रेट, क्या इनके अलावा कोई आदमी नहीं खरीद सकता? होना तो ये चाहिए कि आप इसको ऑक्शन करें ताकि इसकी ज्यादा से ज्यादा बोली लगे। ये क्यों 20% 50% भाई? अगर एक चीज 14 करोड़ की है और वो बोली के जरिए से 15 करोड़ की बिकती है, 16 करोड़ की बिकती है, तो उसको बिकना चाहिए ना अपने पे, ताकि वो पैसा मेरे नेशनल एक्सचेकर में आए। ठीक, खुद कानून बनाने वालों ने कानून बना दिया। 14 जिसने खरीदना है वो कानून बना रहा है कि 14 करोड़ की चीज है, मैं 7 करोड़ में खरीद लूंगा, ठीक है, मैं 2 करोड़ में खरीद लूंगा। ये क्या तमाशा? और नाम रखा है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। इट्स ऑल नॉनसेंस एंड स्टूपिड काम होता है इस मुल्क के अंदर। मैं टोटली समझता हूं कि ये होना ही नहीं चाहिए तोशाखाना। ये तो वैसे हमारी लायान किस्म की बहस है कि 20% में लिया, 50% में लिया और बेच दिया, नहीं बेचा। तो ये तो बात में जिंदगी इशूज है। बिल्कुल ठीक है। असल इशू ये है कि ये खेला जा रहा है इस मुल्क के अंदर, नहीं होना चाहिए। ठीक है, कमर चीमा साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान एक बार फिर तोशाखाना इल्जामात की जद में है, मामला इस बार हल हो जाएगा? देखिए, ये एक चीज अहम है देखने की, क्योंकि इमरान खान बड़े लंबे लंबे दावे करते थे
और क्योंकि करप्शन की बातें करते हैं और पीपल्स पार्टी और नून लीग के बारे बड़े कमेंट्स करते थे, उनकी करप्शन की, उनकी बदनवानियों की, उनकी जो मॉरल करप्शन की बातें करते थे। तो बेसिकली ये जो सवाल उठ रहा है इतना ज़्यादा और मार्केट में इतनी ज़्यादा बात हो रही है, ये बेसिकली उस पैराए में हो रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जब पावर में आए हैं तो उन्होंने ये तोहफे क्यों लिए। हालांकि कानूनी तौर पे वो तोहफे ले तो सकते हैं जिस तरह पहले हुक्मरानों ने लिए हैं, लेकिन उसका जो तरीकाकार उन्होंने अपनाया, जारी बात है वो गलत उन्होंने अडॉप्ट किया। एक बात, दूसरा मुझे ऐसे लगता है कि शायद हमारे लीडर्स की या सियासी क़यादत की अभी भूख ही खत्म नहीं हुई। इतनी भूख है कि अगर कोई वजीर आजम की सीट पे बैठा है तो वो अपने पैमाने पे जो चीजें जो उसका लेवल है उस पे चीजें कर रहा है, और जो कोई किसी नीचे बैठा हुआ है, जो क्लर्क है, जो कोई और बैठा हुआ है, वो अपने पैमाने पे काम कर रहा है। तो ये जो एक कौमी भूख है जो खत्म नहीं हो रही, जाहिर बात है इसका टाइम भी लगेगा, लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर सवाल ज्यादा उठेंगे क्योंकि वो सवाल ज्यादा करते थे। तो लोगों ने ये सवाल जो किया है, और जिस तरह साजिद मीर साहब भी कह रहे थे, और जो कुछ द न्यूज में और कासिम अब्बासी की जो रिपोर्ट्स भी आई है उससे भी आपको यही पता चलता है कि ये ज्यादा एक अखलाकी चीज है और कहीं कहीं कानूनी चीज भी है, जिसको मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के लिए और बाकी लोगों के लिए जस्टिफाई करना मुश्किल है। एक चीज आगे अगर आके देखा जाए तो हुकूमत को कोई बहुत बड़ा स्कैंडल नहीं मिल रहे पीटीआई के, और खासतौर पे इमरान खान के हवाले से। तो ये भी एक चीज है कि इसको बार बार जो है वो आगे लेके आया जा रहा है, और जो थोड़ा बहुत लूप होल या गैप मिल रहे हैं तो उसको वो डिस्कस कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि ये चीजें डिस्कस होती रहेंगी, लेकिन ये पीएमएलएन के लिए या एंटी इमरान बयानियां बेचने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये लार्ज नंबर पे अवाम को कन्विंस करना कि इमरान खान ये करप्ट है या उनकी पार्टी ने ये करप्शन की है, मेरा ख्याल है उसके लिए ये कोई बयानिया इतना ताकतवर नहीं होगा। राइट, शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, एक बार फिर इमरान खान साहब पर तोशाखाना के इल्जाम लग गए, इस बार मामला हल हो जाएगा? यार बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने फ्रेम किया है, क्योंकि इसके जो जवाबात हैं उसके अंदर डीएचए के प्लॉटों से लेके मुल्क के 2 लख्त होने तक और फिर मेडलों के बेचने तक का जिक्र हुआ है। तो मैं चंद चीज़ें उसमें गुजारिशात करना चाहता हूँ। डीएचए का जो प्लॉट होता है वो सरकारी ज़मीन नहीं होता, वो प्राइवेट ज़मीन होती है, प्राइवेटली डेवलप किया जाता है। उससे पहले जो उसकी कीमत है वो कीमत होती है, अलबत्ता डीएचए में आने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ती है। ये फ़र्क है उस तोहफे से जो कि एक किसी शख्स को मिलता है, तोशाखाने में जो आता है वो बहुत वैल्यूएबल होता है, उस बंदे के पास आने से पहले ही वो बहुत वैल्यूएबल होता है, तो वो अपनी वैल्यू साथ लेके आता है। ये जो ज़मीन का जो मामला है ये डीएचए में आने के बाद उसकी कीमत बढ़ती है, और वो सरकारी ज़मीन नहीं होती। ये जो तोहफा मिलता है ये एक सरकार का असासा है, इसलिए उसके साथ कंपेयर करना मेरे ख्याल में तो मुकम्मल तौर पर ही गलत है। तीसरी चीज़ ये कि ये देखिए इसके अंदर बेसिकली मसला क्या है, फैमिली सिल्वर का जिक्र किया जाता है हमारे यहाँ। फैमिली सिल्वर यानी आम डिस्कशंस के अंदर, डिस्कोर्स के अंदर, ये फैमिली सिल्वर है, ये कौमी सिल्वर है। फैमिली सिल्वर को बेचा नहीं जाता, ये सबकी मुश्तरक मलकियत होती है। लेकिन इसके मसाइल कहाँ पे पैदा होते हैं, कानूनी भी हैं और अखलाकी भी हैं। कानूनी ये कि जब आप किसी से कह देते हैं कि इसकी ये कीमत लगवा दो और फिर मैं 50% पे करके उसको खरीद लूँगा और ख़रीदने के बाद 10 गुना ज़्यादा उसको बेचूंगा, तो फिर दैट इज़ वेयर वहाँ पे मसाइल शुरू होते हैं। वहाँ पर अखलाकी साख जो है उन लोगों की जो इन कामों में करते हैं, इनमें इन्वॉल्व होते हैं, बदकिस्मती से वो वाज़े होकर सामने आना शुरू हो जाती है। इमरान खान से ये तवक्को नहीं थी कि वो ऐसा काम करेंगे। इमरान खान की अखलाकी साख पे बहुत असर पड़ता है, और बिल्कुल सही कहा कमर वाशिमा साहब ने कि लगता यूँ है कि इनकी भूख ही ख़त्म नहीं होती हमारे लीडरान की। ये किस तरह से, किस मुँह के साथ ये काम करते हैं। यानी एक ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत एक सर्टन कीमत है, उससे पता नहीं कितने फीसद कम करा के उसको 50% पे करके खरीद के और फिर उससे कितने गुना ज़्यादा करके उसको बेचते हैं। डीएचए प्लॉटों में ऐसे नहीं होता। डीएचए प्लॉट बड़ी देर तक पड़े रहते हैं, फिर उसके बाद उनकी कीमतें बढ़ती हैं, उनको डेवलप किया जाता है। तो मेरा ख्याल है ये फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। और वाकई मेडल एक बहुत ही जिसे कहते हैं वैल्यूएबल चीज़ होती है, वो इंसान के सीने के साथ लगा होता है और उसकी बहुत कदर की जाती है। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सेनेट की कायमा कमेटी काबीना सेक्रेटरीट के इजलास की, जिसमें सरकारी मुलाजमीन की दोहरी शहरियत के हवाले से बात हुई है। ब्रेक के बाद बात होगी।
वेलकम बैक। सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट का इजलास हुआ है जिसमें एक बिल पेश किया गया है जिसमें सरकारी मुलाजमीन को दोहरी शहरियत से रोकना है, इसका मकसद था। और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद का मौक़िफ़ ये आया कि नौकरियां पाकिस्तान में होती हैं, कारोबार बैरून मुल्क में करते हैं और हमारे सरकारी अफसरान इसके अलावा फिर जब रिटायर होते हैं उसके बाद में वो सेटल भी वहीं पर हो जाते हैं। बहरहाल खबर यह है कि वज़ीर आज़म ने भी 6 माह के अंदर फौरी तौर पर यह कहा है कि दोहरी शहरियत को तर्क किया जाए जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी, अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए। शहजाद चौधरी साहब, पाबंदी होनी चाहिए सरकारी मुलाजमीन की दोहरी शहरियत पर? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है। आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान में तो ये इजाज़त ही नहीं है कि कोई आदमी पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करे और वो किसी और शहरियत का भी हामिल हो। ये तो परमिटेड ही नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो डुअल सिटीजन्स हैं, मिसाल के तौर पे यूके की सिटीज़नशिप भी रखते हैं, कनाडा की रखते होंगे शायद, और पाकिस्तान की भी जो कि इजाज़त है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, तो उनको वो जो अपनी फॉरेन सिटीज़नशिप्स हैं वो गिव अप करनी पड़ती हैं, लिख के देना पड़ता है और अपने पासपोर्ट्स पाकिस्तान की हुकूमत को जमा करा देने पड़ते हैं कि वो गिव अप कर रहे हैं, और वो सारा प्रोसीजर करके फिर जब वो सिर्फ पाकिस्तानी सिटीज़न रह जाते हैं तो तब वो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि क्योंकि इनका जो एक्सपोजर होता है वो पाकिस्तान के बहुत सेंसिटिव मामलात से भी हो सकता है। ये अपनी सर्विस में राइज़ करते हैं, ख़ासतौर पे CSS के अंदर, और ऐसी जगहों पे पहुंचते हैं जहां पर के फॉर योर आइज़ ओनली काइंड ऑफ स्टफ जो होता है, चाहे वो फॉरेन ऑफिस में हो या इंटीरियर मिनिस्ट्री में हो या किसी और जगह पे हो, वो उनके सामने फाइल्स आती हैं। और ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स दोहरी शरीयत रखता है तो फिर जाहिर है कि उसकी जो लॉयल्टीज़ हैं वो डिवाइडेड हो जाती हैं। तो हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम अपने बहुत सेंसिटिव राज जो हैं वो ऐसी, और फाइलें जो हैं ऐसी नज़रों के नीचे से गुजारें जिनका हम पे ये यकीन नहीं रहता उनके जाने के बाद कि वो किससे शेयर करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये बहुत एक अच्छा ऐसा कदम है, अल्लाह करे कि ये कर सकें। सिविल सर्विसेज में अलबत्ता होता हो ये रहा है कि लोग ड्यूरिंग दी सर्विस से और सिटीजनशिप ले रहे हैं, तो ये मसला बढ़ रहा है ज़्यादा कि लोगों को ये नहीं पता लगता कि ये आदमी किस तरीके से अपने आप को उसने किसी और मुल्क की शरीयत ले ली है, उसकी वजह से मुश्किलात ज़्यादा आ रही हैं। और वहाँ पर हमारी हुकूमतों को और जो भी इदारे हैं इंटेलिजेंस के, इनको बहुत नज़र रखने की ज़रूरत है कि ऐसी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सज्जाद मीर साहब, सरकारी मुलाजमीन पर दोहरी शहरियत की पाबंदी होनी चाहिए? नहीं, शहजाद चौधरी ने बहुत दुरुस्त मिसाल दी और मैं भी वही देना चाहता था कि मुसल्लह अफवाज में, हसास अदारों में तो आप दूसरी शहरियत रख ही नहीं सकते। अब हमारे बहुत से सिविल के अदारे ऐसे हैं जो बहुत हसास हैं। अच्छा, आप ये अजीब कानून बना दिया हमने कि आप कहते हैं कि जी MNA नहीं हो सकता, सेनेटर नहीं हो सकता, वापडा नहीं हो सकता, और वो भी कुछ 4 साल 5 साल के बाद फैसला करते हैं वो कि वो नहीं हो सकता। और दूसरा आप कहते हैं कि जी मावन खसूसी हो सकता है, यानी जुल्फी बुखारी बन सकता है और यानी काबीना के इजलास में ही बैठ सकता है। तो हमने एक अजीब डाकोटमी रख रखी है, दोहरापन अपना रखा है, मुनाफिकत अपना रखी है। हम अगर तय करते हैं कि देखिए जब हल्फ उठाते हैं कि मैं पाकिस्तान का वफादार रहूंगा, और जैसे अफवाज में उठाते हैं, और दूसरी तरफ आप अमेरिका के शहरी बनते हो हल्फ उठाते हैं कि मैं उनका वफादार रहूंगा, या मुल्क बरतानिया का उठाते हैं मैं मुल्क बरतानिया का वफादार रहूंगा, तो बताइए आप किसके वफादार रहेंगे फिर उसके? हमने बड़ी खास तौर पर तारकीन वतन के बारे में बड़ी अजीब व गरीब तसव्वुरात पैदा कर दिए हुए। वो बेचारे जाते हैं, रोजी कमाने के लिए जाते हैं, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जाते हैं, अपने खानदान को बेहतर करने के लिए जाते हैं, अपना मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए जाते हैं। लेकिन ये कहना कि वो गोया पाकिस्तान को पैसे भेजते हैं तो पाकिस्तान पे एहसान करते हैं इसलिए उनको ये हक होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। आप उनको कहें जरा पाकिस्तान को जरूरत है पैसे की, तरफ पैसा दें, तो पैसा नहीं मिलेगा, वो अपने खानदान को तो बेचेंगे। आप उनको कहें कि 7% पे ये रोशन पाकिस्तान है, इस पर पैसे दे दें, तो वो हंस के देंगे, क्योंकि 7% उनको दुनिया में कहीं नहीं मिलते। तो साथ ये है कि ये नहीं कि मैं कोई उनके खिलाफ बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने हर लोगों के बारे में एक गलत तासुर कैद कर रखा है। जैसे कि एक ज़माने में हम कहते थे कि पाकिस्तान के कारोबारी तबके को कहा जाए तो किस्मत बदल के रख दे। जब कोई जरूरत पड़ी तो मालूम हुआ कि वहाँ इतने पैसे मौजूद ही नहीं है, वो बाहर तक इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते। सरमायादार का एक ही एटीट्यूड होता है। तो हमें सोचना चाहिए कि जो वो लोग बाहर गए हुए हैं वो हमारी तरह के इंसान हैं। अगर उनकी दोहरी शहरियत बड़े दुरुस्त मिसाल दी कि बरतानी शहरी होकर पाकिस्तानी शहरी भी हो सकता है, तो उनको वो छोड़ना पड़ती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। मीर साहब का पॉइंट है, दोहरी शहरियत पर पाबंदी होनी चाहिए। आपके बात जी बिल्कुल, खता कलामी की माजरत चाहूँगा। अमीर अब्बास साहब, सरकारी मुलाजमीन पर दोहरी शहरियत की पाबंदी होनी चाहिए, आप मुत्तफिक हैं इस बात से? जी बिल्कुल होनी चाहिए और इसको बड़ी सख्ती से चेक किया जाना चाहिए। मीर साहब ने और शहजाद साहब ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव और मुफस्सिल उन्होंने
बड़ी लॉजिकल इसमें गुफ्तगू कर दी। मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहूंगा कि देखें, ये एक डाइकोटोमी है। अगर मैं सिविल सर्विसेज में हूँ मिसाल के तौर पे, और मैं डीसी हूं या डीपीओ हूं या मैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव में हूं, मेरी दोहरी शहरियत की वजह से एक तो मुझे मालूम है कि ये मुल्क चले ना चले, ये मुल्क भाड़ में जाए, मेरा मुस्तकबिल इस मुल्क में नहीं है। मैं जब 60 साल के बाद यहाँ पे 25, 30, 35 साल प्रोटोकॉल, पावर, इख्तियार, अथॉरिटी एंजॉय करके पूरे मजे लेके लुट के, और मैं अपना बुढ़ापा बड़े आराम से मैं कनाडा, वेस्टर्न यूरोप या अमेरिका में जाके गुजार सकता हूं, तो मैं खास काम करूंगा इस मुल्क में। मेरी तो कोई तवज्जो नहीं होगी। मेरी तवज्जो क्या होगी? पर्क्स के ऊपर, मेरी तवज्जो होगी प्रिविलेजेस के ऊपर, मेरी तवज्जो होगी कि मुझे जीओआर के अंदर 4 कनाल 5 कनाल की कोठी कैसे मिलेगी। मेरी तवज्जो होगी मेरे आगे एक पायलट चल रहा हो और मेरे पीछे एक पुलिस मोबाइल वैन हो जिसमें 8-10 गुमाश्ते बैठे हो जो मेरे लिए रास्ते साफ करवा रहे हो। मेरी तवज्जो इन चीजों पर होगी। लेकिन अगर मुझे पता है कि मैंने मरना भी इस मुल्क में है, मेरे इंटरेस्ट इस मुल्क में है, मेरा बुढ़ापा इस मुल्क में, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल इस मुल्क में है, फिर मैं अपने ओहदे पर बैठ के कम से कम, और इस मुल्क के लिए नहीं किसी और के लिए, कम से कम मैं अपनी नस्लों के लिए तो सोचूंगा ना कि मुझे काम करना है, डिलीवर करना है, परफॉर्म करना है। सो मैं समझता हूँ कि ये कन्फ्रंटेशनल है डायरेक्टली एक पब्लिक ऑफिस होल्डर की परफॉर्मेंस के साथ। बाकी लॉयल्टी का एंगल तो डेफिनेटली इसके अंदर है कि वफादारी जो है वो किसी एक के साथ हो सकती है, इतने लोगों से तो वफादारी नहीं हो सकती इतने मुल्कों के साथ। ठीक। सो ये जरूरी है कि अगर आप चाहें कि आपका पब्लिक ऑफिस होल्डर परफॉर्म करे। ठीक। कमर चीमा साहब, आप भी मुत्तफिक हैं जैसे अमीर अब्बास साहब ने कहा कि पब्लिक ऑफिस होल्डर परफॉर्म करे तो जरूरी है उसकी दोहरी शहरियत पर पाबंदी होनी चाहिए? देखिए, मेरा व्यू थोड़ा ये है कि ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, और वो मैं उसके लिए लॉजिक देता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप ये पाबंदी लगाते हैं तो शायद मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा टैलेंट जो बाहर पड़ा हुआ है, जो पाकिस्तान आके जो पाकिस्तानी है वो कोई अच्छा काम कर सकते हैं, तो हम उसको रोक रहे होंगे, एक बात। दूसरा, पाकिस्तान में हर मसला नेशनल सिक्योरिटी इशू नहीं है, फौज के मसले और हैं, वहाँ की चीज़ें और हैं, उसको मेरा ख्याल है इससे बाहर रखा जाना चाहिए। लेकिन लार्जली जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, जो गवर्नेंस के मामलात हैं, जो और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका ताल्लुक हर चीज़ का नेशनल सिक्योरिटी से नहीं है और उसे डील लिंक ही रखा जाना चाहिए। आगे जाके हमें ये पता लगता है कि अगर हमने लोगों को बाहर से आने से ब्लॉक कर दिया, और दूसरा ये बताएं कि इस चीज़ का कौन गवाही देगा या कौन ये एस्टैब्लिश करेगा कि जो सिर्फ पाकिस्तानी नेशनैलिटी रखता है वो गद्दारी नहीं करेगा, वो बाहर नहीं भेजेगा, वो बाहर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता। ये कौन लॉजिक देगा? तो जो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं, आप एक सर्वे करवा के देख लें, क्या सारे लोग नहीं चाहते कि अपने बच्चों को बाहर भेजा जाए या वो रिटायरमेंट के बाद बाहर चले जाएं? तो मेरा ख्याल है कि ये बात करना कि हमें ऐसे लोगों को, हमें ये दोहरी शरीयत नहीं होनी चाहिए, ये पॉपुलर जरूर है। ये बात करेंगे तो लगेगा आप बड़े कौमियत है आपके अंदर, आप बड़े नेशनलिज्म है, आप बड़े पॉपुलर हैं, आप बड़े जबरदस्त किस्म के पाकिस्तानी हैं। लेकिन मुझे इसको इस तरह देखना है कि उस बंदे के ऊपर देखा जाए कि अगर वो सर्विस के दौरान उसके पास इस तरह का मौका है कि उसके पास, जिस तरह शहजाद साहब कहते हैं, ओनली फॉर आई, बिल्कुल ठीक है। आपका पॉइंट है। खता कलामी की माज़रत चाहूंगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कमर चीमा साहब, अमीर अब्बास साहब, सज्जाद मीर साहब और शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।